नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। देश में इस समय महिला आरक्षण विधेयक लागू हो चुका है, लागू होने वाला है, बन चुका है। आरक्षण पर जो कानून पारित होना चाहिए लोकसभा से और राज्यसभा से, वो पारित हो चुका है। पहली बार ये ऐतिहासिक कानून पारित होने में पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भले ही सख्त लगाए हों, लेकिन इस बिल को पारित कराने में किसी ने कोई अड़ंगा नहीं डाला। लोकसभा में जहां 454 वोट पड़े, 2 वोट केवल ओबीसी की पार्टी ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट डाला, वहीं राज्यसभा में ये पूरे मतों से पारित हुआ है। इस बिल के पारित हो जाने के बाद से आधी आबादी में खुशी की लहर है। लगभग 27 साल पुरानी उनकी ये मांग पूरी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। मसलन ये बिल लागू कब होगा, इसमें डिलिमिटेशन और जनसंख्या की जनगणना को लेकर के भी अभी सवाल उठ रहे हैं कि कब डिलिमिटेशन होगा, कब ये बिल लागू होगा। कांग्रेस ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। दूसरे सवाल उठाए हैं कि केवल महिलाओं को आरक्षण दे दिया, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया। ये बिल कांग्रेस भी लेकर के आई थी, लेकिन लोकसभा में ये उनका बिल उन्होंने पारित नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें सरकार गिरने का डर था। तमाम सारे राजनीतिक दल इस बिल के खिलाफ थे। हालांकि सबसे पहले पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने की पहल राजीव गांधी के शासनकाल में हुई थी। उन्होंने ही स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की थी। सोनिया गांधी ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने ये बात कही भी थी। अब इस बिल को पारित होने के बाद अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सब लोग इसे अपना अपना बिल बता रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बिल का लागू कब होगा, कब नहीं होगा, ये तमाम सवालों पर तो हम आज बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट ये उस ऐतिहासिक पल की तस्वीर है जब भारत की नई संसद से नारी शक्ति को वंदन करता बिल दोनों सदनों से पास हुआ। बीजेपी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जब कार्यालय से बाहर निकले तो महिला सांसदों ने कुछ इस तरह उनका अभिनंदन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर नारी शक्ति को नमन किया। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हो गया और इसके पक्ष में 454 और विरोध में मात्र 2 वोट पड़े। इसके बाद 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल ऐतिहासिक नतीजे से पास हुआ। अब यह बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनके हस्ताक्षर से यह बिल कानून बनेगा। खास बात यह कि 22 सितंबर को खत्म होने वाला यह विशेष सत्र 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल के पास होने के साथ ही संपन्न हो गया। बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा, इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाला है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बलात्कारियों को रिहा किया गया, बलात्कारियों को पैरोल दिया गया, बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाने वाली थी, उसको पता है कि आज महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों के खिलाफ हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल इंतजार करने के बाद आज महिला रिजर्वेशन बिल लेके आई है। अब जिस बिल की इतनी चर्चा है, उस बिल को समझना भी जरूरी है। नारी शक्ति बिल का संवैधानिक नाम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है। भारत सरकार की ओर से इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इसके तहत लोकसभा और सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC/ST के लिए कोटा का अंदर ही कोटा होगा। SC के लिए 84 सीटें जो पहले से रिजर्व हैं, उनमें 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। कुल मिलाकर इससे 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा संख्या 82 से बढ़कर 181 होगी। राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएंगी।
लेकिन इसके लिए परिसीमन जरूरी है। पहले जनगणना होगी और फिर परिसीमन, फिर जाकर ये महिला आरक्षण कानून लागू होगा। मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। हमारे साथ आज चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य भाजपा नेत्री हैं, निधि यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और पूजा अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ शामिल हैं। आप सब लोगों को पहले तो बधाई इस बिल के पारित होने की। और सवाल की शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी से ही करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये बिल पारित हुआ है। डॉक्टर प्रियंका, आपसे सवाल ये है कि थाली सजी हुई है, भोजन लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ये भोजन खा नहीं सकते। ये बिल पारित तो हो गया है, लेकिन ये कानून कब बनेगा, कब ये व्यवस्था लागू होगी, इसको लेकर के तमाम सारे सवाल हैं, पिछले कई दिनों से उठाए जा रहे हैं, आगे भी उठाए जाते रहेंगे। विपक्षी दल इसी को मुद्दा बना रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य। देखिए, इस पे काफी समय से चर्चा चल रही है और इसको जैसे कि कैबिनेट में और लोकसभा में कर दिया गया है। आगे अब इस पे काम भी चलेगा और ये अब बता दिया गया है कि जो परिसीमन होगा, सर्वे होगा, उसके बाद ही इसको लागू किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ये हर स्टेट में होना है और अब जो 24 के चुनाव हैं ये बहुत नजदीक हैं, तो ये इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी जनगणना करवा दी जाए। और इसमें इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत उनके बिहाफ से भी इन चीजों को भी देखना है। तो इन चीजों में अभी समय है और अभी तो शुरुआत हो गई है, लेकिन हमें इंतजार तो इसका करना होगा। ये सबके सामने है और स्पष्ट है। आज कांग्रेस इस बिल के साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस की कई सारे सवाल हैं, कई सारे उन्होंने आज मुद्दे बना रखे हैं, जैसे पिछड़ी जाति की महिलाओं को क्यों नहीं, अनुसूचित जाति की महिलाओं को क्यों नहीं, और भी तमाम सारे सवाल कांग्रेस के हैं। तो जब बिल पारित हो रहा है, महिलाओं की बात है, महिलाओं के अंदर भी फिर ये जातिगत भेदभाव की बात क्यों की जा रही है? प्रियंका जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी, मैं सवाल नहीं सुन पाई आपका, प्लीज एक बार फिर से रिपीट करें। प्रियंका जी, अब मेरी आवाज आपको आ रही है? प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है, मुझे बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि इसको ठीक करें। मैं जब तक समाजवादी की प्रवक्ता है निधि यादव जी, एक जमाने में आपकी पार्टी महिला आरक्षण बिल के खिलाफ थी। आज उन्होंने इस बिल का न केवल साथ दिया है, बल्कि साथ खड़ी रही है। लोकसभा राज्यसभा में आपकी पार्टी के सांसदों ने इस बिल का पूरी तरह से समर्थन किया। आखिर ये हृदय परिवर्तन कैसे और कब हुआ? हृदय परिवर्तन और ना ही हमारे जो भी मांगे थी उसमें हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया, कोई समझौता किया है। जब ये बिल आया था प्रथम बार भी, तब भी समाजवादी पार्टी की ये मांग थी, कि समाज के हर वर्ग की महिला भागीदारी चाहिए। समाजवादी पार्टी को करेक्ट करना चाहूंगी, सही करना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी ने कभी महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया। महिला आरक्षण अपने सही प्रारूप में लागू किया जाए, इसकी मांग की, और बहुत पुरजोर तरीके से मांग की, और वो मांग आज भी हमारी है। लेकिन क्योंकि ये महिला आरक्षण बिल है, हम चाहते हैं कि देखिए
प्रियंका मौर्य जी बैठी हैं, आप कह रही हैं कि जातिगत जनगणना के बाद ये लागू किया जा सकता है। ये तो बिल आपने पेश किया, आप बिना जातिगत जनगणना के भी ये बिल लागू कर सकते थे, बिना डिलिमिटेशन के क्लॉज के भी ये बिल पेश कर सकते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो ये सब ऐसा पेश फंसाने वाला आप क्लॉज नहीं। निधि यादव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। निधि जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये अगर डिलिमिटेशन और परिसीमन के बगैर इस बिल को लागू कर दिया जाए और मान लीजिए अखिलेश की सीट को महिला सीट में परिवर्तित कर दिया जाए, राम गोपाल जी की सीट को महिला सीट में परिवर्तन कर दें, आजम खान जी की सीट को, तो आप कहेंगे कि ये राजनीति हो रही है। इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम है जो संविधान है, संविधान ने भी यही व्यवस्था दी है कि जब भी किसी तरह का आरक्षण लागू किया जाएगा तो परिसीमन और डिलिमिटेशन की एक व्यवस्था है संविधान के तहत, उसी के तहत किया जाए। निधि जी, के उपाध्याय जी, आपकी बात मैं समझ रही हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के पुरुष नेताओं की सीट को महिला सीट नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये क्लॉज लेकर आई। गजब का आप आर्गुमेंट दे रहे हैं। आप ये बताइए, अभी नहीं ऐसा मैं केवल, आप समझी नहीं, मैं महिला सीट की बात नहीं है, उसमें केवल अखिलेश यादव जी नहीं है, उसमें राहुल गांधी जी भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, सोनिया गांधी जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप समझ ही नहीं सवाल को, आप सवाल को समझिए। मेरा कहने का आशय है कि इस तरह के पक्षपात के आरोप लगेंगे। आप बात को घुमा रहे हैं। कोई नहीं, आप घुमा रही है, मैं नहीं घुमा रहा हूँ। करिए ना, आप घुमा रहे हैं। देखिए, आप पक्षपात के आरोप कोई नहीं लगाएगा, आप करिए तो सही। इट इज अ बिल। नहीं, मैं लागू करने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रही हूँ ना, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रही हूँ। आप बताइए, अभी हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हुआ, सरकारी नौकरियों में लागू हुआ, हर जगह लागू हुआ। आपने तब कास्ट सेंसस की बात क्यों नहीं की? तब भी तो कास्ट सेंसस होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको मिलना चाहिए। आपने तो इसलिए आपका, क्योंकि आपका बिल था कि आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, सामान्य वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटा देना चाहते थे। आप पिछड़ा विरोधी सरकार है। देखिए, पिछड़ा एक बार भी, मैं इतने चैनल पे डिबेट पे बैठ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिम्मेदार प्रवक्ता ने ये नहीं बोला कि आप ओबीसी के हितैषी हैं, आप आरक्षण देना चाहते हैं। आप कम से कम एक बार बोलिए तो सही। ये क्या बात करेंगे? देखिए, सम्मान की आपने इतना बड़ा आप इतना लेते थे। प्रियंका जी चुप रहिए, प्रियंका जी नहीं समझ में आया, आप उस समय नहीं समझ में आया। नहीं, आपने सवाल तो मुझसे किया है ना। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी से बात जब आपको समय मिलेगा, जब आप प्रियंका मौर्य जी आप जवाब दे लेना। प्रियंका जी, मेरा अनुरोध है कि इसे शाउटिंग मैच न बनाए, एक एक करके बोले। पहले निधि यादव जी बोल लें, उसके बाद प्रियंका मौर्य जी अपना जवाब दें, मैं उन्हें पूरा समय दूंगा। निधि यादव जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद प्रियंका जी बोलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ये एकदम कुसंस्कार से भरी हुई पार्टी है। नहीं, इन्होंने कभी किसी भी धर्म जाति का सम्मान किया है, पिछड़ा वर्ग, SC ST अल्पसंख्यक। अभी कल की घटना आप लीजिए, लोकतंत्र के मंदिर में एक अल्पसंख्यक समाज के माननीय सांसद को ये गालियां दिलवा रहे हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने ट्रिपल तलाक दिला दिया। वाह, दोगलापन तो कोई इनसे सीखे। देखिए, किस तरह से प्रियंका मौर्य जी, प्रियंका मौर्य जी का माइक म्यूट कर दीजिए। आप किस मिला रही हैं? आप भी बोलिएगा, समय मिलेगा, आपको भी वक्त मिलेगा, आप बोलिएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि किस तरह से लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को तार तार कर दिया इन्होंने। इतने ऐसे अपशब्द, अभद्र भाषा आज तक कभी भी नहीं बोली गई। और अब बात ठीक है, वो अभी महिला बिल पे बात हो रही है, बेदूड़ी पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, प्रियंका मौर्य जी, सवाल कुछ तो जायज है कि कुछ बिल ऐसे थे, जैसे धारा 370 है, आपने लागू कर दिया। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का जिक्र निधि यादव जी ने किया कि बिना किसी परिसीमन के, बिना किसी रुकावट के उसको लागू कर दिया गया। फिर महिला आरक्षण वाले मामले में ऐसा क्या है, जबकि मोदी जी तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो चमत्कार करते हैं, चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, तो महिला आरक्षण को लागू करने में इतना लंबा समय क्यों? ये सवाल तो उठते रहेंगे प्रियंका मौर्य जी, और इसके जवाब भी देने पड़ेंगे।
नहीं, देखिए निधि जी ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला व्यवहार है, तो सबसे पहले तो आप अपने शब्दों पे गौर करें कि आप क्या बोल रही हैं, और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर होगा, नहीं तो सुनने के लिए भी तैयार रहें। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार में आई है, और जो आज तक नहीं हो पाया वो इस 9 साल में करके दिखाया है। आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जब इन्हीं की गठबंधन में सरकार थी 11, 12, 13, तब ये लोग सो रहे थे, उस समय इनको महिलाओं की कोई चिंता नहीं हुई। तब इन्हीं के जो नेता थे वो ये कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, शर्म नहीं आ रही आपको? उस समय आप कहां थी? क्यों नहीं बोला आपने इस पे? और आज भी ये बातें होते रहेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का कभी किसी ने सम्मान नहीं किया। आप इस चीज का जवाब दे पाएंगे? अगर आपने ये कार्य पहले कर दिखाया होता महिलाओं के सम्मान में, तो आज शायद यहाँ बैठ करके सब बातें ना कर रहे होते, कार्य कर रहे होते, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। और हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िए, आर्टिकल 82 में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बिल पर जब पारित होता है तो उसका एक तरीका होता है, सर्वे होता है, और सर्वे के बाद ही लागू किया जा सकता है। अगर ये बिल्कुल सही कहा के उपाध्याय जी ने कि अगर राहुल गांधी जी की सीट महिला सीट कर दी जाए, अगर अखिलेश जी की सीट महिला सीट हो जाए, तब तो आप सरकार से लड़ाई करके बैठ जाएंगे। ये सरकार का कार्य नहीं होता है निधि जी, आप तो बात नहीं सुनने को तैयार है। आप पहले बात सुनिए कि ये सरकार का कार्य नहीं होता है, ये इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है कि सर्वे कराना जरूरी है और आएंगे। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे इतने साल हो गए, 27 साल वनवास आपने भी झेला, मैंने भी झेला, इस पैनल में सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, और महिलाओं के हक अधिकार की बात करना बहुत आवश्यक है। और ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है जो हमें मिल रहा है। और मुझे लगता है कोई भी अड़ंगा लगाने से पहले हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए, और हम सब महिलाओं को साथ आकर के इसमें एक साथ समर्थन करते हुए अपने हक और अपने प्रियंका जी समर्थन तो किया है, सभी दलों ने समर्थन किया है, वोट दिया है। अब उनके सवाल अलग हैं, अब वो समर्थन की अब बात नहीं करनी है। निधि जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें अब समर्थन और न समर्थन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सभी दलों ने समर्थन किया है, लेकिन उनके सवाल हैं और सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और सबके अपने अपने सवाल उठाने की आजादी है। खैर, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की अब जुड़ गई। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज अब मिल रही है? ठीक जी, मिल रही है। प्रियंका जी, आपसे एक सवाल है कि आप कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के नाते यहां बैठी है। कांग्रेस ने ही जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों में और पंचायतों में महिला आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार में ही पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में ये बिल आया, लेकिन पारित नहीं हो सका। 2010 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब राज्यसभा में ये पारित हो गया था, लेकिन तब लोकसभा में इसे पेश ही नहीं किया जा सका, क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन में है, जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन्होंने उस समय बिल की प्रतियां फाड़ दी थी, इसका विरोध किया था, लिहाजा कांग्रेस ने उसे पेश नहीं किया। आज ये पारित हो चुका है, ये सच है, और कांग्रेस ने इसका खुले दिल से समर्थन किया है। अब आपके सवाल क्या है, आपकी आपत्तियां क्या हैं, आप किन बातों को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं? क्या ये श्रेय लेने की होड़ मची हुई है सभी पार्टियों में, क्योंकि महिलाओं के वोट अब सरकार बना रहे हैं, तय कर रहे हैं, डिसाइडर वोट बन रहे हैं महिलाओं के वोट? प्रियंका जी, महिलाओं की अगर बात जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इससे इतना कहना चाहूंगी कि जो अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। आज जब बहुमत के साथ सारे दल आपको समर्थन दे रहे हैं, उसमें आप उसको लागू करिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि आपको प्रसेवन करना है, आपको जनगणना करनी है, 2010 का डाटा आपके पास है, उसको संगठित करिए और उसी आधार पर आप जो है दीजिए आरक्षण। और सीटें तो लिमिटेड ही है ना। अब उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो 80 में 30 सीटें आप दे दीजिए, जिसकी सीट जानी है जाए, रुकेगी, इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही? अरे इसमें और लोगों की भी सीटें, योगी जी की भी सीट महिला आरक्षण के तहत डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए तो हम सभी रह गए। जब हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर बिल रुका क्यों है? ये बिल पारित होने के बावजूद अभी कह रहे थे कि बड़े इस पे सर्वे करने पड़ते हैं, बड़ी बातें हैं, पर अगर सर्वे करने पड़ते हैं तो किसान बिल तो आया था, उस पर कोई सर्वे नहीं हुआ था, वो तो अंधाधुंध लागू कर दिया गया, ध्वनिमत से पास करके लागू कर दिया गया था। ठीक है, वो बात 700 किसानों की शहादत के बाद वापस भी लेना पड़ा ना, फिर उसे नहीं वापस लेना पड़ा उसे, वापस लिया इन्होंने, फिर वापस लिया, मजबूरी में लिया।
और फिर ये भी कहा कि शायद मेरी रचना में कोई कमी रह गई। तो इस तरह की गलतियां नहीं करना चाहती ना भारतीय जनता पार्टी अब, इसीलिए तो इस तरह की गलतियां नहीं करना चाहते। उनका यही कहना है कि बाद में फिर ये अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बिल अटक जाता है, क्योंकि कोई ना कोई PIL में चला जाएगा, इसको रुकवा देगा और फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएगा और ये बिल लटक जाएगा। बहरहाल पूजा अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा जी, आपसे निष्पक्ष राय की उम्मीद रखते हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आता हूं। पूजा जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल अब लागू हो चुका है। इस बिल के लागू होने के बाद अब देश की संसद की, विधानसभाओं की तस्वीर कैसे बदलेगी? किस तरीके से जो महिलाएं हैं अब राजनीति में खुले मन से और खुले आकाश के नीचे वे राजनीति करेंगी, और मुझे लगता है कि ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा और ऐतिहासिक पल होंगे जिस दिन भी संसद की गैलरी में, संसद के गलियारों में महिलाएं ही महिलाएं दिखाई देंगी। पूजा जी। जी, महिलाएं ही महिलाएं दिखाई देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है इस बिल के साथ। और बिल पास करना एक बात होती है, लेकिन उसको लागू करने की मंशा अलग बात होती है। यदि मेरा ज्ञान सही है तो 1996 से करीब 8 बार ये बिल पेश हो चुका है। तो एक तो ये किस समय में पास हुआ है, जब चुनाव इतना नजदीक है, इसका पहले तो हम मतलब क्या समझें। दूसरा, आप देखिए, आज आपने खुद इस परिचर्चा में केवल महिलाओं को बिठाया है, जबकि हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाइयों को हक है कि वो बहनों के हक की बात करें। तो यहाँ कोई पुरुष तो दिख नहीं रहा है महिलाओं के हक की बात करने वाला। दूसरा, हम आरक्षण देके देख चुके हैं। आप स्वयं गांव देहात में जाके आप पंचायत में जो आरक्षण दिया गया था उसका क्या हाल है आप देख रहे हैं। और रही बात कि बिल तो तभी लागू होगा जब मतगणना होगी। मतगणना कब होगी ये किसी को पता नहीं है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। और आरक्षण लागू कितने वर्षों के लिए? 2024 के चुनाव के बाद होगी। उसके बाद होगी, कब होगी ये हमें नहीं पता। 2029 में ये बिल लागू हो जाएगा, ये सरकार ने स्पष्ट किया है जी। 2024 के चुनाव के बाद में लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा है कि 2024 के चुनाव के बाद होगा और 2029 तक ये लागू हो जाएगा। इसलिए मुकम्मल ये माना जा रहा है कि 2029 में ये आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हो जाएगा। पूजा जी। जी, 15 वर्ष के लिए है, तो हम इसको लागू करने में ही कितने वर्ष बिता देंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि पंचायत में जब हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, उसका नतीजा क्या हुआ है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो वाकई सशक्त होके अपने बलबूते पे आगे बढ़ी हैं। आज भी गांव-गांव में सरपंच पति ही सब संभालता है। 99% केसेस में तो मैंने ये देखा है फील्ड पे। तो ये किस तरह की खुशी हम मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं, ये फिलहाल मेरी समझ से परे है। निधि यादव जी, मेरा आपसे भी सवाल ये है कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि अब जब बिल लागू हो गया है तो इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, ये भी सच है कि अभी 2029 तक तो अब हम इसकी उम्मीद नहीं ही कर सकते, लेकिन एक शुरुआत हो गई है। एक बिल जब पारित हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाता है, तो कानून बनने के बाद में जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वे शुरू हो जाती हैं। तो अब मुझे लगता है कि विपक्ष को भी सारे गिले शिकवे छोड़ करके इस बिल को पारित कराने के लिए एक पहल करनी चाहिए और इसका खुले मन से स्वागत करना चाहिए। निधि यादव जी। देखिए, महिला आरक्षण बिल का खुले मन से स्वागत है, लेकिन इस देश के SC, ST और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका हक अगर मारा जाएगा, उनका अधिकार अगर मारा जाएगा, तो समाजवादी पार्टी वो आवाज उठाती रहेगी, संघर्ष उसके लिए करती रहेगी। ये हम बिल, आप बिल लागू करिए आप, लेकिन इसको एक सामाजिक न्याय परक तरीके से आप इसको लागू कीजिए। मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है और कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के इतने नेता हैं, लेकिन 1-2 नेताओं की शायद हिम्मत है कि वो पिछड़े समाज की बातें मुख्य रूप से बोल पा रहे हैं।
आप उन्हीं लोगों के वोट से आज कहीं ना कहीं सांसद, विधायक, सरकारें आपकी बनती हैं। लेकिन जब आप बिल पास करते हैं तो उसी पिछड़े समाज के लोगों को आप कैसे भूल सकते हैं? आप ये बताइए, इस बिल में समाजवादी पार्टी पिछड़े समाज के आरक्षण एक सवाल मेरा भी है। मेरी बात सुन लीजिए। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद से लेकर के अब तक, निधि जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल है, मैं कुछ आपसे आपके विरोध नहीं कर रहा हूं, कि पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन तो अभी भी नहीं है। महिला आरक्षण की बिल की बात छोड़ दीजिए, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें रिजर्व हैं, लेकिन बैकवर्ड के लिए रिजर्व नहीं है। तो लोकसभा में आप जो सामान्य अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं हुई अभी तक? अब जब महिला आरक्षण बिल लागू होने जा रहा है, कानून बन रहा है, तब महिलाओं के लिए ये पिछड़ा और अनुसूचित जाति और जनजाति इस तरह की बातें क्यों होना चाहिए? महिला महिला है, वो किसी भी जाति की हो। निधि जी देखिए, महिला महिला है, वो किसी जाति की हो की बात नहीं है। आप ये भी बताइए, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था, उन्होंने कहा था कि, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि शोषित वंचित वर्ग के लोग जो कहीं ना कहीं जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में, राजनीतिक स्तर पे कम है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। SC ST की चाहे आरक्षण की मांग हो, चाहे OBC की मांग हो, चाहे जो भी समाज जो हाशिए पे है। और जहां तक आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि महिलाओं की जात नहीं होती, आखिर क्यों इस देश के प्रधानमंत्री उन महिलाओं के पैर धोते हैं जो कहीं ना कहीं निम्न जातियों से आती हैं? वो देश को क्या दिखाना चाहते हैं? और आप बात कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस की, आपने कहा अभी प्रियंका हो रहा है इस बात को कि आर्टिकल 82 आपने मुझको पढ़ने को कहा। आप आर्टिकल 82 आप जरा ध्यान से पढ़िएगा, मेरी बहन है आप, और आप भी एक महिला है, तो आप जाके पढ़िएगा। उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जब भी कास्ट सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी। ये कहीं नहीं लिखा है कि महिला बिल लागू होगा तो उसके लिए कास्ट सेंसस आवश्यक है। और दूसरी बात, कास्ट सेंसस की डेट थी 2021 में कास्ट सेंसस होना था, उसको रोक किसने लगाई है? हम लोग तो सत्ता में नहीं है, सत्ता में तो आप है। आप कास्ट सेंसस अभी तक करा लेते, अगर आपकी कोरोना चल रहा था। निधि जी, कोरोना चल रहा था उस समय, कोरोना से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से तबाह रही थी उस समय, कोरोना चल रहा था 2021 में। उस समय कैसे, अब उसकी एक व्यवस्था होती है, उसकी एक व्यवस्था होती है। देखिए, जहां कुछ आप थोड़ा सा अगर ट्रैक से हटेंगे तो मैं बोलूंगा बीच में। 2024 तय है, 2024 तय है। 2019 से 2021 तक कोरोना पीरियड था, सभी ने झेला है, पूरे विश्व ने झेला है। देखिए, लेकिन 2022 में जनरल इलेक्शन कितने स्टेट में, यूपी में हुए हैं। आपके पास 2 साल का समय था, 1.5-2 साल का समय था, लेकिन आपने वो एक्सरसाइज शुरू नहीं की। बिहार में कास्ट सेंसस वहां की स्टेट गवर्नमेंट करवा रही थी। एफिडेविट यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि यहाँ स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि आप कास्ट सेंसस करा लाएं। लेकिन जब लोगों का आक्रोश देखा उन्होंने, तो शाम को आप दूसरा का एफिडेविट देते हैं कि ये भूलवश एफिडेविट हमने दे दिया था। कास्ट सेंसस पे रोक लगाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैंने क्यों कहा कि ये महिला आरक्षण पे आइए, महिला आरक्षण नहीं, ये कास्ट सेंसस पे बहस नहीं है, महिला आरक्षण पे फोकस करिए निधि जी। महिला नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, सेंसस की तो बात हुई है ना कि सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। अच्छा, आपने कहा बड़े आसानी से, आप कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होगा या नहीं होगा, ये तो अभी तय ही नहीं है। अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने, प्रियंका मौर्य जी ने बड़े आराम से कहा कि अभी 27 साल का वनवास सबने झेला। तब वनवास की, ठीक है, 27 साल का पीरियड तो आप राग अलाप रहे हैं लगातार, लेकिन अगले 15 से 20 साल तक धरातल पे ये बिल कहीं भी लागू होता नहीं दिखाई दे रहा है। आप ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। जिस तरह से आपने कहा कि अभिनंदन हो रहा है पूरे देश में, जितनी महिलाओं ने, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए, जितनी महिलाएं अभिनंदन कर रही हैं, उससे ज्यादा महिलाएं जंतर मंतर में जब खिलाड़ी बैठी थी तब आपको उनका ध्यान नहीं आया। मणिपुर में जो हमारी महिलाएं बैठी थी तब ध्यान नहीं आया। तो यही ठीक है, ये अलग विषय है। प्रियंका मौर्य जी जवाब दीजिए। देखिए, महिलाओं के, प्रियंका मौर्य जी आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद में प्रियंका गुप्ता जी से सवाल लूंगा। जी ठीक है निधि जी। देखिए, बहुत देर से निधि जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, उन सवालों के मैंने पहली बार ही जब सवाल इनसे पूछा, ये बहुत देर से बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं, हालांकि वो काम आपका है लेकिन बखूबी ये कर रही है। तो मैं इनसे एक बार मैंने बस यही बोला कि जब ये लोग गठबंधन के सरकार में थे तो क्या इनको नींद आ रही थी उस टाइम में? उस टाइम में इनको महिलाओं का ख्याल नहीं आया? महिलाओं के प्रति इतना प्यार और समर्पण नहीं आया? ये भी तो उस समय गठबंधन की सरकार में अपनी ये इंडिया गठबंधन जो है उस ठगबंधन के साथ थे, तो क्यों वॉकआउट कर गए थे? क्यों नहीं इन्होंने समर्थन किया? क्यों इन्होंने विरोध किया? क्यों इनके नेता अक्सर
महिलाओं के लिए बोलते रहे। तो इसका ये पहले जवाब दें, उसके बाद मैं आगे किसी बात का जवाब दूंगी। देखिए, विरोध कभी ठीक है प्रियंका जी, अभी निधि जी आपके पास आती है। प्रियंका जी बहुत देर से इंतजार, निधि जी अभी नहीं, प्रियंका गुप्ता जी से पहले सवाल लेते। प्रियंका गुप्ता जी, बहुत सारी बातें हैं, आपने प्रियंका मौर्य जी को भी सुना, निधि यादव जी को भी सुना। कांग्रेस की अब आगे की रणनीति क्या रहेगी इस बिल को लेकर के, और महिलाओं का जो अब जो टिकट वितरण की एक जो व्यवस्था है उसमें कांग्रेस अपने यहाँ ये लागू कर ले व्यवस्था, बिछड़ों को आरक्षण दे दे, अपनी पार्टी में तो लागू कर ही सकती है ना, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी, विधानसभा के चुनाव में हमने और ये कमिटमेंट किया था महिलाओं से कि हम आपको 40% सीटें देंगे, और हमने दिया, बट नहीं किया हमने। उसमें ये नहीं कहा ऐसा हो गया तो हमने कम दे दिया, हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि जनता ने उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम उससे संतुष्ट है कि हमारा एक कमिटमेंट था जनता के साथ, तो हमने पूरा किया। तब भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ा रही थी। अब बात अलग है कि 1989 में इन्होंने जो पंचायत राज वाला जो बिल आया था उसमें भी इनके बड़े बड़े नेताओं ने संशोधन के लिए आया था, उस समय इनके बड़े बड़े नेताओं ने ऑब्जेक्शन किया था, जिसकी वजह से वो बिल पास उस समय नहीं हो पाया। पर अभी तो कुछ नहीं है ना, अभी तो सारे दल एक सुर में कह रहे हैं कि भाई इसको लागू कर दीजिए। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करने की मंशा है, पूरी तरह से साफ हो चुकी है, क्योंकि वो बहाने बना रही है, और ये जो बहाने हैं वो देश की जनता को और महिलाओं को बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं। क्योंकि वही 500 रुपए का सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार में मिलता था, 1200 रुपए में इन्होंने दिया। घरेलू बचत 50 साल में सबसे ज्यादा। सिलेंडर की बात नहीं है, सिलेंडर की बात नहीं, महिला आरक्षण में पूजा जी, पूजा अवस्थी जी, ठीक है पूजा अवस्थी जी, महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद में अब आप देश की तस्वीर को किस तरह से बदलता हुआ देखती हैं, भले ही वो 5 साल बाद ही क्यों ना हो। दूसरी बात, जो चारों तरफ से एक देखने में आ रहा है कि उत्साह का वातावरण है महिलाओं में, उत्साह का वातावरण है महिलाओं में, और महिलाएं इसे एक सकारात्मक तरीके से देख रही हैं कि उनका ये अधिकार जो उन्हें बरसों से नहीं मिल रहा था, आजादी के बाद से लेकर अब तक, अब वो अधिकार मिलने जा रहा है। तो अब आप इसे किस रूप में देखती हैं पूजा जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कि वंदन अभिनंदन कर रहे हैं हम नारी शक्ति का, ये बड़े ही प्रतीकात्मक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आधी आबादी हैं, हमें अपना हक चाहिए। जिन वजहों से भी हम वंचित रहे हैं, हमें अपना हक चाहिए। ऊपर से आप इसको इस तरीके से मतलब जैसे हमें कुछ भीख में दिया गया, नहीं, हमको अपने मेरिट पे आप कंसिडर करिए। यहाँ बहुत सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं अलग अलग पार्टीज के, इनकी अपनी पार्टीज ने महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया है, ये पहले अपने आप से ये पूछें। ये कहना तो बहुत आसान है कि जब लागू होगा तब लागू होगा, और तब जो है माहौल बदलेगा, तब जो है शक्ल बदलेगी लोकसभा की। परंतु अभी क्या हो रहा है जी? ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं आगे आएंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, और ये कई इंडिपेंडेंट स्टडीज ने बताया है कि जब महिलाएं पावर में होती हैं तो वो किस तरीके से उन समस्याओं पे ध्यान देती हैं जिन पे पुरुष नहीं देते हैं। मसलन रात को लाइट है कि नहीं है पब्लिक स्पेसेस में। ये भी एक शोध कहता है कि जहाँ पे महिलाएं हैं इन पोजीशंस ऑफ पावर, वहाँ पुरुषों के मुकाबले 1.8% ज्यादा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखा जाता है। महिलाओं को का चीजों को देखने का नजरिया अलग है, उनके कंसर्न्स अलग हैं। तो ये यदि लागू होता है तो इस देश की किस्मत को बदल देगा। लेकिन वही हम आते हैं कि पहले पार्टीज इसको अपने में लागू करेंगी कि नहीं। ठीक है पूजा जी, समय हमारे पास इतना ही है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिल पर अभी बहस जारी रहेगी क्योंकि बिल को लागू होने में और परिणित होने में अभी समय है। बहरहाल ये जो महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है, इस पर अभी राजनीति भी चलती रहेगी क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। इसके अलावा इससे पहले 5 राज्यों में भी चुनाव हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव पर इसका क्या असर होता है, जो महिला आरक्षण बिल पारित हुआ उसको लेकर के और 2024 को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को आरक्षण ऐसे ही नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी को कुल 56% वोट मिले थे, जिसमें से 29% महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया था। अगर इसमें 1% का भी इजाफा होता है
तो फिर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह आंकड़ा 50% से ऊपर पहुंच जाएगा टोटल। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये माना जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें उन्होंने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। और आने वाली रणनीति क्या होगी, चुनाव में इसकी बिसात कैसे बिछेगी, विपक्ष के पास इसकी काट के लिए मुद्दे क्या हैं, ये अभी हमें देखना बाकी है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।